बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.4 से स्टार्ट लेंगे, जो कि है पेज नंबर 120 पे। इसके पार्ट ए में हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट इज़ रेंज एंड हाउ इट्स कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर इट यूजेस। इससे पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं उसकी डेफिनेशन आपको मेरे चैनल की वीडियोस पे मिल जाएंगी। आज हम लोग पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 4.4 का पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेज नंबर 87 पे पार्ट ए का आंसर। ये है हमारा पेज नंबर 87। यहाँ पे हमने बताना है रेंज की डेफिनेशन, रेंज की एक्सप्लेनेशन और रेंज की यूजेस। सबसे पहले हमने ये बताना है कि रेंज की डेफिनेशन क्या है। तो ये है रेंज का हमारा टॉपिक। द रेंज आर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप इसकी डेफिनेशन वो भी लिख सकते हैं जो मेरे चैनल की वीडियोज़ पर हैं आप लोग। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग यहाँ रेंज आर से लेकर डाटा तक आप लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, और सिम्बॉलिकली से लेकर आप लोग लिखेंगे द स्मॉलेस्ट वन तक इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपने यानी कि कैलकुलेशन, कि आप लोग इसको कैलकुलेट कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन दोनों करेंगे। उसके बाद आपने बतानी है यूजेस रेंज की। तो व्हेन द डेटा आर ग्रुप्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर एनी ओपन एंडेड क्लासेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक इसके यूजेस हैं। तो यहाँ तक ये आपने सब लिख लेने हैं। नेक्स्ट अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4.4 का पार्ट बी स्टार्ट करना है। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड डिफाइन कोटाइल डेविएशन, फाइंड द कोटाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पहला पार्ट है ग्राफिकली और सेकंड पार्ट है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कोटाइल डेविएशन को। इस डेफिनेशन का लिंक आपको मेरी वीडियोस का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से कोटाइल डेविएशन की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप लोगों ने कोटाइल डेविएशन को फाइंड करना है। पार्ट 1 में आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और पार्ट 2 में जो कोटाइल डेविएशन का फार्मूला है आपने वो यूज़ करना है। इस यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स हैं ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो आपने कोटाइल डेविएशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास इनकम है पर वीक की रुपीज़ की। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ अर्नर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी मेंशन है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे। अब ये है चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4.4 के पार्ट बी का सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली भी हम इसको तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास टेबल पूरा कंस्ट्रक्ट हो। तो सबसे पहले ये इनकम और फ्रीक्वेंसी का कॉलम मैंने एज इट इज़ वो बना लिया, और टाइम को सेव करने के लिए मैंने सबसे पहले समीशन एफ़ जो कि है 300 वो भी लिख लिया और आगे क्लास बाउंड्रीज बना ली। 41 में से जब आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 40.5, और 50 में जब आप 0.5 को ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 50.5। इस तरीके से आप पूरी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 एज इट इज़ आ जाएगा, और 30 के अंदर जब आप 36 ऐड करेंगे आंसर आएगा 66। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर सम ऑफ एफ से मैच करना चाहिए क्योंकि ये इसका रूल है। अगर ये मैच कर रहा हो तो इसका मतलब है कि आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ स्टेप नंबर 1 लिख लिया कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द कोटाइल डेविएशन। हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कोटाइल डेविएशंस, क्योंकि ग्राफिकली जब हम इसको तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास कोटाइल डेविएशंस जो हमने यूज़ करना है हमें पता हो, तभी हम उससे आगे ग्राफिकली भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये है कोटाइल डेविएशन का फार्मूला जो कि है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे Q1। यहाँ पर मैंने लिख लिया Q1 का फार्मूला, और Q1 के फार्मूले के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है n/4 की वैल्यू। तो n/4 का हमारे पास आंसर है वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी जो समीशन f का आंसर है जो कि है 300। तो आप लोग डिवाइड करेंगे 300 को 4 के साथ th टर्म। तो जब हम 300 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 th टर्म। अब हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है और ये देखना है कि इसमें हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी क्लास लाई कर रही है। अब ये जो दो क्लासेस हैं वो 75 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ हैं
वो 75 से छोटी हैं। इसका मतलब है कि हमारी Q1 की क्लास यहाँ लाई करेगी, क्योंकि 75 यहाँ लाई करे। इस क्लास को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और हाईलाइट करने के बाद हम यहाँ लिख लेंगे Q1 की क्लास है। Q1 की क्लास हाईलाइट होने के बाद L आ जाएगा हमारा इसकी लोअर लिमिट जो कि है 60.5, H आ जाएगा इनके बीच का डिफरेंस जो कि है 10 और फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 43, N/4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 और C की वैल्यू आ जाएगी इस क्लास से प्रीवियस जो हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो है 66। तो हम लोग 75 में से 66 को माइनस कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग ये पूरी वैल्यूज़ लिख लेते हैं और देखते हैं हमारे पास Q1 का क्या आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपने इस क्लास को हाईलाइट कर देना और साथ में लिख लेना है Q1। अब हम देखते हैं कि हमारा Q1 का आंसर क्या है। तो ये है हमारा आंसर। Q1 की L की जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास Q1 का एक्चुअल आंसर आ गया 62.59 और इसको हमने रुपीज़ जो कि इनकम का यूनिट है हमने उससे इसको डिफ़ाइन कर दिए। नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ पर अपर कोटाइल जो कि है Q3 उसका हम लोगों ने यहाँ फार्मूला लिखा और सबसे पहले हमें चाहिए 3n/4 की वैल्यू। n है हमारे पास यहाँ 300, हमने 300 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, डिवाइड किया 4 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 225। ये मैंने इसलिए सॉल्व करके लिख लिए ताकि वीडियो का हम लोग टाइम सेव कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमने ये Q3 का ये लिख लिया। अब हम लोगों ने अपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में जाना है और देखना है कि 2 to 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास Q3 की कौन सी क्लास सिलेक्ट होती है। अब ये है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम। जो हमारे पास फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं वो हैं 2 to 5 से छोटी। इसका मतलब है कि 286 वाली क्लास हमारी आ जाएगी कि Q3 की क्लास, उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे क्योंकि 2 to 5 इस क्लास के अंदर लाई कर रहा है। इस क्लास को हम लोग हाईलाइट करके कह देंगे कि ये Q3 की क्लास है। इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 80.5, H की वैल्यू आ जाएगी 10, F आ जाएगा हमारे पास 73, 3n/4 की वैल्यू आ जाएगी 2 to 5 और C का आंसर आ जाएगा हमारे पास 213 क्योंकि इस क्लास से प्रीसीडिंग कम्युलेटिव की वैल्यू वो है 213। हम इस सब वैल्यूज़ को Q3 के अंदर पुट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास Q3 का एक्चुअल आंसर क्या है। तो ये अब हमने इसके फार्मूलाज में पुट कर दिए हैं। हमारे पास Q3 का आंसर आया है रुपीज़ में 82.14। अब जब हम लोगों ने Q3 और Q1 दोनों को फाइंड आउट कर लिया, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट तो फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, उसके बाद हम लोगों ने कोटाइल डेविएशन का फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं। इसके बेस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे हम लोग क्लास बाउंड्रीज़ को मेंशन कर देते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक नंबर्स का प्लॉट कर लेते हैं। नंबर्स कुछ इस तरीके से आपने अपना ग्राफ प्लॉट कर लेना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज़ लिख लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक स्केल ड्रॉ कर लेना है ताकि हम लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लॉट्स बना सकें। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू के साथ जो कि है 50.5 और इसके साथ हमारी वैल्यू आ रही है 30। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 30 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट और इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने 60.5 पे हमारी पास वैल्यू है 66, तो हम लोग यहाँ से 66 ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों ने वैल्यूज़ देखनी है वो वाली जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं, जिस जिस क्लास बाउंड्रीज़ के साथ साथ की जो वैल्यूज़ हैं अपर क्लास बाउंड्रीज़ को आप लोगों ने देखना है। अपर क्लास बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं आप लोगों ने यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ बना लेनी है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो जो पॉइंट्स आएंगे उसको साथ साथ ज्वाइन भी कर लें। तो यहाँ मैं सारे पॉइंट्स बनाकर आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। अब इस तरीके से यह हमारा ग्राफिकली ग्राफ बन गया है। तो इसको लाइन को जो मैंने ओरिजिन के साथ खुद जोड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ स्टार्ट करना होता है बिल्कुल स्टार्ट से, तो हम लोगों ने इसको पॉइंट को इससे कनेक्ट करने के लिए जो कि ऑगिव का एक रूल है, तो इसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया मार्कर से ताकि ये हम लोगों को पता चले कि ये हम लोगों ने खुद से एक लाइन ड्रॉ की है। अब नेक्स्ट ये ग्राफ बनाने के बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि Q1 के अंदर जो हमारे पास आंसर आया है n/4 का, मैं आपको वो दिखाती हूँ। हमारे पास यहाँ Q1 का आंसर है 75 और इसकी L की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट की वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ 60.5। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे देखना है 60.5 और वाई एक्सिस पे देखना है 75 की वैल्यू और हमने एक पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो अब हम लोग वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और
Q3 के लिए हम लोगों के पास यहाँ वैल्यू थी 225। हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे देखना है 80.5 की वैल्यू, और वाई एक्सिस पे हमने 225 की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है हम लोगों ने उससे एक डॉटेड फॉर्म में हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि पता चल सके कि ये 3n/4 की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है और n/4 यानी कि Q1 की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है। तो हम एक डॉट से एक लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड फॉर्म में। इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ बना लेना है कि यहाँ पर से हमने देखा 60.5 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 75। इस वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमारे पास था 66 और यहाँ पे है 75। यहाँ से यहाँ तक एक डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर हमने लिख दिया n/4 और यहाँ पर लिख लिया Q1 कि Q1 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, और यहाँ से Q3 के लिए हमने लिया 80.5 और यहाँ पर हमने वैल्यू जो बनाई थी वो थी 225 और हमें चाहिए थी 225 हमें चाहिए थी, और यहाँ पर जो थी वो था 213 और यहाँ पर हमने कह दिया कि 3n/4 है और ये Q3 की वैल्यू है। यहाँ पर हमने कह दिया Q3 यहाँ लाई कर रहा है। अब ये तो हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट जो कि है ग्राफिकली। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है ग्राफिकली। अब हम लोगों ने सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है जो कि है क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमने अप्लाई करना है जो कि है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास जो Q1 का आंसर है वो है 62.59 और Q3 का आंसर है 82.14। हम इस Q3 में से Q1 के आंसर को माइनस करके डिवाइड करते हैं 2 के साथ, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने वैल्यूज़ को क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में पुट किया। हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया 9.775, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.78 रुपीज़ भी कह सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.5। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4.5 है जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब 60 मेल एडल्ट्स हैड देयर वेट्स रिकॉर्डेड इन पाउंड्स, द वेट्स आर गिवन बिलो। हमारे पास मेंबर्स हैं स्पोर्ट क्लब्स के 60 हमारे पास मेल हैं, उनका हम लोगों के पास वेट हमने रिकॉर्ड किया है पाउंड्स में, और वेट्स हमारे पास ये डाटा पूरा मेंशन है 171 to 144 का पूरा डाटा है। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्ट करना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर दीज वेट्स यूजिंग क्लास ऑफ वेट्स 5 LB स्टार्टिंग एट 129.5 LB। LB हम लोगों का वेट्स का यूनिट है। हेंस ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ एंड यूज दिस टू फाइंड द मीडियन एंड द सेमी इंटरकोटाइल रेंज। आप लोग समझ लें कि कंस्ट्रक्ट वाला जो है वो इसका पार्ट 1 है और यूज़ द ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल जो है वो इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोगों ने ये पूरा डाटा लिख लेना है, और डाटा हम लोगों ने लिख लेने के बाद हम लोगों ने इसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि टेली बार्स लिख लेनी है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी बना लेनी है। फ्रिक्वेंसी बना लेने के बाद हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपने 129.5 से स्टार्ट लेना है, और क्लास ऑफ विड्थ यानी कि बीच का जो गैप है वो आप लोगों ने जो आपके पास बीच का जो गैप है वो आना चाहिए 5। यहाँ पर उन्होंने 5 LB लिखा है, यानी कि बीच का गैप होना चाहिए 5। उसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाना है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बना लेने के बाद आपने फाइंड आउट करना है मीडियन और सेमी इंटरकोटाइल रेंज। सेमी इंटरकोटाइल रेंज का दूसरा वर्ड है क्वार्टाइल डेविएशन, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। क्वार्टाइल डेविएशन हो या सेमी इंटरकोटाइल रेंज हो, दोनों का फार्मूला सेम है। आप लोगों ने सेम वही स्टेप करना है यूज़ जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4.4 में किया, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। और पार्ट 2 में आपने करना है यूज़ द ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल टू कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कंपेयर देम विद वैल्यूज़ ऑब्टेन यूजिंग द ओरिजिनल अनग्रुप डाटा। सबसे पहले जो आपके पास टेबल है आपने उसको ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने उसका फाइंड आउट करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा आप लोगों ने उसी का कंपेयर करना है उसको ओरिजिनल अनग्रुप डाटा के आंसर से और बताना है कि दोनों की आंसर्स में क्या चेंज है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे पार्ट 1। अब ये हम लोगों ने सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4.5 का पार्ट 1 का सोल्यूशन यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले आपने ये 4 कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले आपने लिखना है वेट्स यानी कि LBs का। उन्होंने हमें कहा था कि आपने 129.5 से स्टार्ट लेना है, तो हमने वहीं से स्टार्ट लेते हुए बीच में ये 134 है, बीच में 5 का गैप देते हुए हमने ये सारी वैल्यूज़ लिखी 134.5, 134.5 टू 139.5। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा अपना कॉलम बना लिया। सेकंड में अब हम लोगों ने काउंट करनी है अपनी वैल्यूज़। जो वैल्यू जहाँ लाई कर रही होगी हम लोगों ने वहाँ एक लाइन्स बना लेनी है,
और इस तरीके से हमारी टैली बार्स आ जाएंगी और उन्हीं टैली बार्स को काउंट करके हमने फ्रीक्वेंसी भी अपने यहाँ लिख लेनी है और इसका सम कर लेंगे। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी हम उससे अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 4 कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपना पूरा कॉलम बना लेने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा मीडियन का फार्मूला और हम लोगों ने n/2 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे n की यहाँ वैल्यू जो कि होगी समीशन f की वैल्यू, वो है 60 और हम 60 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। अब हम लोगों ने ये देखना है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30th में हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन की क्लास कहाँ लाई कर रही है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमारे पास जो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं वो हैं 30 से छोटी। तो इसका मतलब है इस क्लास में हमारा Q2 लाई कर रहा है और इस क्लास को हम लोग हाईलाइट कर देंगे क्योंकि 30 हमारा यहाँ लाई कर रहा है और साथ में लिख लेंगे कि ये Q2 है। इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 149.5 और H आ जाएगा 5, इन सब के बीच का डिफरेंस। F आ जाएगा हमारे पास 9, n/2 की वैल्यू आ जाएगी 30 और C की वैल्यू आ जाएगी 26। हम लोग 30 में से इस प्रीवियस वैल्यू जो कि है 26 उसको माइनस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर मीडियन का आंसर Q2 कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हम लोगों ने अपनी सारी वैल्यूज़ Q2 के फार्मूले में पुट कर दी। हमारे पास यहाँ Q2 का आंसर आया 152.167 LB और वेट्स हमें चाहिए पूरे एग्जैक्ट विदाउट पॉइंट्स के। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 152 LB। हमारे पास Q2 का आंसर है 152। अब हम लोगों ने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है Q1 और Q3। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q3 और Q1। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया Q1। उसके लिए मैंने यहाँ फार्मूला लिखा, n/4 TH टर्म लिखा और n की जगह समीशन f की वैल्यू पुट की जो कि है 60 को डिवाइड किया 4 के साथ, आंसर आ गया 50। अब हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में ये देखना है कि Q1 की क्लास कौन सी है। अब ये है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम। हमारे पास जो Q1 वैल्यू ऑफ n/4 का आंसर आया है वो है 15। जो हमारे पास फर्स्ट 3 वैल्यूज़ है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वो है 15 से लेस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास Q1 की क्लास बनेगी ये वाली जो कि है 26 की क्लास में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लाई कर रहा है। इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास L की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट की वैल्यू वो हो जाएगी 144.5, H आ जाएगा 5 और F आ जाएगा हमारे पास 14, n/4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 और C आ जाएगा इस क्लास से प्रीवियस वैल्यू वो है 12। तो इस तरह से हमारे पास Q1 का आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब ये हम लोगों ने Q1 के फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास Q1 का आंसर आ गया 145.78 LB। हमें चाहिए एग्जैक्ट एक पॉइंट्स के बगैर वैल्यू में। तो हम लोगों ने 145.78 को राउंड ऑफ कर दिया जो कि आ गया 146 LB। हम लोगों ने LB इसलिए मेंशन किया क्योंकि वेट्स हमारे पास LBs का यूनिट है। तो LBs है हमारे पास वेट्स का यूनिट, तो हम लोगों ने 146 LB यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ लिखा है Q3 का फार्मूला। 3n/4 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली जो कि आंसर आया 45 TH टर्म। अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे Q3 हमारे पास कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। तो ये है हमारे पास CF का कॉलम यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम। हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास Q3 कहाँ लाई कर रहा है। जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमारे पास जो फर्स्ट 6 वैल्यूज़ हैं वो है 45 से लेस। तो हम लोगों का जो Q3 होगी वो लाई करेगी 50 के कॉलम में। तो इस कॉलम को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और कह देंगे कि Q3 हमारे पास यहाँ लाई कर रहा है और इस कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 159.5, H आ जाएगा हमारे पास 5, F आ जाएगा हमारे पास 7, 3n/4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 और C आ जाएगा हमारे पास 43 जो कि इस क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू है। अब हम लोग इन सब वैल्यूज़ को Q3 के फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास Q3 का क्या आंसर आ रहा है। अब ये हम लोगों ने क्वार्टाइल Q3 जो है हमारे पास अपर क्वार्टाइल हमने उसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास Q3 का आंसर आ गया 161.214 जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया 161 LB। तो इस तरीके से हमारा Q1 और Q3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ग्राफिकल। जब हम लोगों ने ग्राफिकल पार्ट बनाना है हम वो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको सेमी इंटरक्वार्टाइल यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास ये पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। अब ग्राफिकल पार्ट सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने इस तरीके का ग्राफ बना लेना है। एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को प्लॉट कर लेना है। फर्स्ट हमारे पास जो है क्लास उसका आप लोगों ने लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है। तो 134.5 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3
तो आपने यहाँ पर 3 कंस्ट्रक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 6, तो आप लोगों ने 6 बना लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 12, तो आप लोगों ने 12 कंस्ट्रक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपने सब ग्राफ क्लासेस के पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनको आपस में ज्वाइन कर देना है और यहाँ से लेकर यहाँ पर ओरिजिन पे आप लोगों ने खुद इसको ड्रॉ करना है। तो इसको आप लोग मार्कर से हाईलाइट भी कर सकते हैं या फिर इसको आप डॉटेड फॉर्म में भी अटैच कर सकते हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से भी मर्ज़ी अटैच करें। क्योंकि ये हम लोग इसलिए अटैच करते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑगिफ में इसको ओरिजिन से अटैच करना होता है, कंबाइन करना होता है, ये ज्वाइन करना होता है, इसलिए हम लोग इसको खुद ड्रॉ करते हैं। खुद ड्रॉ किया है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सारे ग्राफ के प्लॉट्स आपको ज्वाइन करके फिर दिखाती हूँ। अब ये हम लोगों ने पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो Q1 का यहाँ पर जो थी क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट की वैल्यू वो थी 144.5 और यहाँ पर जो n/4 की वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी 15। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर लिख दिया n/4 और यहाँ पर लिख दिया Q1। Q2 की वैल्यू थी 30, तो यहाँ पर है हमारे पास 30 और यहाँ की जो लोअर लिमिट की वैल्यू थी वो थी 149.5 और Q3 का था 159.5 और इसकी जो हमारे पास 3n/4 का आंसर था वो था 45। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ग्राफिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है सेमी इंटरकोटाइल रेंज। सेमी इंटरकोटाइल रेंज लिखें आप यहाँ पर या फिर लिखें कोटाइल डेविएशन, दोनों का फार्मूला सेम है, बस नाम दोनों के डिफरेंट है। आपका यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 और Q1 की वैल्यू पुट करने के बाद आपने डिवाइड कर आपस में इन दोनों के आंसर को माइनस करके डिवाइड करना है 2 के साथ, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास सेमी इंटरकोटाइल रेंज का आंसर आ गया 7.5। अब नेक्स्ट अब हम लोगों ने पार्ट 2 सॉल्व करना है। सबसे पहले उसके लिए हम लोगों ने ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल बना लेना है। इसी टेबल के आगे आप लोगों ने मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं, एक्स निकाल लेना है, एफ निकाल लेना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। आप लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने उसको ओरिजिनल अनग्रुप डाटा में पुट कर देना है, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन के कॉलम में। उसके लिए अलग टेबल बनेगा। तो अब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, उसके लिए हम लोग यही टेबल यूज़ करेंगे। जब हम लोग ओरिजिनल अनग्रुप डाटा इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम लोग दूसरा टेबल बनाएंगे। चलिए अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से आपने वही टेबल यूज़ करना है। आप लोगों ने वेट्स ले लेना है LB और फ्रिक्वेंसी लिख लेनी है जस्ट। उसके बाद आप लोगों ने ये 4 कॉलम्स खुद से बनाने हैं क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए मीन के लिए हमारे पास फार्मूला होगा समीशन f/x बाय समीशन f का, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा अंडर रूट समीशन f/x स्क्वायर बाय समीशन f माइनस समीशन f/x बाय समीशन f का होल स्क्वायर। उसका अंडर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फार्मूलाज। उसके लिए हम लोगों को आसानी हो जाएगी कि हम लोगों को किस किस सम की ज़रूरत है। अब ये हम लोगों ने फार्मूलाज लिख लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास समीशन f का सम है जिसका आंसर है 60। हमें चाहिए समीशन f/x का आंसर और हमारे पास x बार आ जाएगा। यहाँ पर हमें चाहिए समीशन f/x के स्क्वायर का सम और समीशन f का हमारे पास सम है। और यहाँ पर जो हमारे पास मीन का जो भी आंसर आएगा उसी का हम यहाँ पुट कर देंगे, उसी का स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, माइनस करेंगे, अंडर रूट लेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। चलें अब अपने कॉलम्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। x की वैल्यूज़ है हमारे पास मिड पॉइंट 129.5 में से 134.5 की वैल्यू को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 132। नेक्स्ट आंसर आएगा 137, नेक्स्ट आएगा 142, 147, 152, 157, 162, 167 एंड 172। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। अब जितना भी हमारे पास x का आंसर आया है पूरा, हम लोगों ने x की सारी वैल्यूज़ को f के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमारे पास f/x का कॉलम आ जाएगा, हम इसका सम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x के जितने भी हमारे पास x की वैल्यूज़ है हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर के कॉलम को हम लोग f से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास f/x f(x) स्क्वायर का हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। उसका हम लोग यहाँ सम कर लेंगे, हमारे पास ये कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये हमारे पास कॉलम हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग इन सब वैल्यूज़ को अपने फार्मूलाज में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आंसर आता है।
अब नेक्स्ट है एक और बात कि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जो आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनाई हैं उसके बीच का जो गैप है जब हम लोग कैलकुलेटर से निकालते हैं तो एग्जैक्ट आता है, और अगर हम लोग फिंगर्स पे काउंट करते हैं तो एग्जैक्ट नहीं आता। तो अब मैं उनको एक और वे बता रही हूँ चेक करने के लिए कि उसके बीच का गैप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ था कि क्लास इंटरवल आपने 5 के गैप से लेना है, और यहाँ पर अगर आप लोग सपोज़ करें कि बीच में जो अगर हम लोग फिंगर्स पे काउंट करें तो इसके बीच का गैप आ रहा है 6, अगर हम लोग कैलकुलेटर पे करें तो एग्जैक्ट 5 आ रहा है और हमें चाहिए भी 5। तो इजी वे ये है कि आप लोग ये वाली वैल्यू में से अगर ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो आप लोग इस तरीके से भी 5 का डिफरेंस रख सकते हैं कि आप लोग 129.5 में पहले आप लोग ऐड करें 5 को, आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 134.5। आप लोग 134.5 यहाँ पर भी लिख लें और यहाँ पर भी लिख लें, फिर इसके अंदर आप लोग ऐड करते जाएंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आती जाएंगी। अगर किसी को फिंगर्स वाला मेथड नहीं समझ आ रहा तो वो कैलकुलेटर वाले मेथड में भी इस तरह कंफ्यूज है, तो आप लोग ये वाली वैल्यू को इस वैल्यू से देख लिया करें। इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में भी जब आप देखेंगे तो बीच का डिफरेंस होगा 5, इस वाली वैल्यू में भी 5 का डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से भी आप लोग 5 का डिफरेंस देकर लिख सकते हैं। और कैलकुलेटर पे भी अगर आप लोग इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करें आपके पास आंसर आएगा 5। तो ये एक इजी मेथड है। अगर आप लोगों को कैलकुलेटर और फिंगर में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जब हम लोगों ने इन सब वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया। ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया। मीन का आंसर है 152.75 और स्टैंडर्ड डेविएशन की जब हमने वैल्यूज़ पुट की उसका आंसर हमारे पास आ गया 10.5208। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है पार्ट 2 का ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग। अब हम लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ओरिजिनल अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग, और फिर उन दोनों के आंसर को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस वाले स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के साथ कंपेयर करके देखना है कि दोनों के आंसर में कितनी वेरिएशन, कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ओरिजिनल अनग्रुप डाटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया उसका ये फार्मूला जो कि है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने यहाँ पर उसका ये फार्मूला लिख लिया। अब हम लोगों ने इसी टेबल के आगे मैंने एक्सटेंड करके लिख लिया। यहाँ पर मैंने u का कॉलम बना लिया, यहाँ पर मैंने f ऑफ u का और यहाँ पर f ऑफ u के स्केयर का कॉलम बना लिया, क्योंकि f ऑफ u का स्केयर हमें चाहिए होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। सबसे पहले हमें चाहिए u का कॉलम, क्योंकि हमें मीन के लिए चाहिए समेशन एफ यू। हमारे पास यहाँ पर x माइनस ए, यहाँ पर फार्मूला होता है u का फार्मूला होता है हमारे पास x माइनस ए डिवाइडेड बाई h। x की हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी एज इट इज़ रहती हैं। a हमारे पास वो वैल्यू आती है मिड पॉइंट की जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, और h आता है इंटरवल जो कि हमारे पास 5 मैंने यहाँ लिख दिया। हमारे पास यहाँ a की वो वैल्यू आएगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, यानी कि 147 की फ्रिक्वेंसी है 14 जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। हम लोग यहाँ लिख देंगे 147। अब x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबसे पहले हम उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 147 में से और डिवाइड करेंगे 5 के साथ। हमारे पास u का कॉलम आ जाएगा और फिर u के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ। हमारे पास यहाँ f ऑफ u का कॉलम आ जाएगा और देन हम लोग इसी कॉलम u का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हम लोग f के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमारे पास f ऑफ u स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। तो चलिए हम इन सब कॉलम्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने कॉलम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इन सब सम को पुट करते हैं मीन के इस फार्मूले के अंदर ताकि हमारा मीन का आंसर आ सके। हम लोग यहाँ a की वैल्यू वो पुट करेंगे जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है जो कि है 147। हम लोग यहाँ लिखेंगे 147। समीशन एफ यू का हमारे पास आंसर आया 69 और n है हमारे पास समीशन f जो कि है 60 और मल्टीप्लाई करेंगे हम f के साथ। अब हम लोग मीन के इस आंसर को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के इस आंसर के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू h अंडर रूट ऑफ समीशन एफ यू स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। हम लोगों ने h की वैल्यू पुट की जो कि है 5 और हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का ये आंसर आया। अब हम लोग इसमें से इस आंसर को माइनस करके इसका अंडर रूट लेते हैं और अंडर रूट वाले आंसर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। देखते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आंसर आता है। अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका आंसर है 10.52 LB।
अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सिंपल अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले के साथ, जो कि इसी टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मीन का फॉर्मूला। इस आंसर को हम लोग जो भी हम लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, हम लोग उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। समीशन एक्स और डिवाइड बाय एन। समीशन एक्स की जितनी वैल्यूज़ आपके पास टेबल में मौजूद हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली वैल्यूज़। ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ है 171 से लेकर 144, आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 60 के साथ। आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास अनग्रुप डाटा का ओरिजिनल मीन होगा। अब ये हम लोगों ने सब वैल्यूज़ का सम करने के बाद डिवाइड किया 60 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 152.917 LB। और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा। स्टैंडर्ड डेविएशन के समेशन एक्स स्क्वायर की हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ का सम होगा जो हमारे पास डाटा में वैल्यूज़ गिवन है, जो कि है 171 और 160 प्लस सो ऑन टू 144। इन सब वैल्यूज़ का आप साथ साथ स्क्वायर ले लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 149,399 और डिवाइड करेंगे 60 के साथ और आप 152.917 का स्क्वायर ले लेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों आंसर को आप लोग माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 106.47639। अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.32 LB। अब आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या इन दोनों के आंसर ऑलमोस्ट सेम है या चेंज है। तो हमारे पास जो पिछला मीन का आंसर था वो था 152.97 LB और इस वाले मीन का आंसर है 152.917 LB। इसका मतलब है ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है 10.52 LB और इस वाले का आंसर है 10.32 LB। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हम इसका कंक्लूजन में ये आंसर लिखेंगे, दे बोथ आर सेम। दे बोथ आर सेम मतलब कि आप लोगों के पास जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के मेथड से निकला है, उन दोनों का आंसर सेम है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया कि दे बोथ मतलब कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मेथड से हमारे पास आंसर इनके सेम आया। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.5 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग 4.6 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.6। इसका पार्ट ए है डिफाइन मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मेरे चैनल की वीडियो पे मैंने पूरी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद है डिस्कस इज एडवांटेजेस एंड यूजेस, वो है पेज नंबर 89 पे, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जो मीन डेविएशन है और इट्स कोफिशिएंट है उसका आपको मैं लिंक दे दूंगी। उसके बाद जो है उसके एडवांटेजेस और यूजेस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस का। तो एडवांटेजेस का हम लोग पेज नंबर 89 पे आ चुके हैं। ये जो मैंने ब्रैकेट लगा कर इसको हाईलाइट किया है, द मीन डेविएशन गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन द रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ से लेकर जो मैंने यहाँ तक लिखा है एज इट नॉट amenable to mathematical treatment is usefulness is limited, यहाँ तक है एडवांटेजेस। और एज द मीन डेविएशन डज नॉट गिव अंडर, ये अंडर है, अंडर वेट्स टू ओकेजनल लार्ज डेविएशन, यहाँ से लेकर इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, यहाँ तक इसके यूजेस हैं। तो ये आप लोग नोट कर लें। आपके पास एडवांटेजेस आएंगे तो आप एडवांटेजेस में द मीन डेविएशन से लेकर आप लोग यूज़फुलनेस इज़ लिमिटेड तक लिखेंगे और यूजेस में आप लोग एज द मीन डेविएशन से लेकर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस तक लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। एस्टिमेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। हमारे पास यहाँ मीन डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास मार्क्स मेंशन है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम मेंशन है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये दो कॉलम्स एज इट इज़ बना लेंगे और समेशन एफ का सम कर लेंगे, जो कि है 120। उसके बाद हम लोग बना लेंगे फार्मूला, लिख लेंगे। फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किस किस कॉलम की ज़रूरत है। अब ये हम लोगों ने सोल्यूशन में यहाँ टेबल बना लिया है, इसका सम कर लिया, जो कि आंसर आया है 120। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ स्टेप नंबर 1 है कि राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास ये जितना भी टेबल है ये है ग्रुप डाटा। तो हम लोगों ने जो फार्मूला लिखना है वो भी मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का ही फार्मूला लिखना है। हम लोगों ने ये फार्मूला लिख लिया।
और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास समीशन एफ़ का आंसर है जो कि है 120। हमें चाहिए x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार से पहले हमें चाहिए x यानी कि मिड पॉइंट्स का कॉलम। हम यहाँ बना लेंगे अपना x का कॉलम। उसके बाद हमें चाहिए x बार हम लोग निकाल लेंगे मीन से जो कि है समीशन f ओवर x बाय समीशन f से। तो हम यहाँ मीन भी फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए f ओवर x का कॉलम। उसके बाद जब हम लोगों का मीन निकल आएगा उसके बाद हमें चाहिए कॉलम x माइनस एक्स बार का। उसके बाद हम लोग ले लेंगे इसका मॉड, यानी कि आप इसको मॉड्यूलस भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास पॉजिटिव ही हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f मॉड x माइनस एक्स बार का कॉलम और हम लोग ले लेंगे इसका समीशन। हम लोगों को चाहिए इस कॉलम का सम और इस कॉलम का सम। हम लोग इस कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम लोग 0 में 9 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट आ जाएगा 14.5, देन 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 एंड 74.5। अब आप लोगों ने x की वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई करना है, f ओवर x का कॉलम आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मीन का फार्मूला जो कि है समीशन f ओवर x बाय समीशन f, आप लोगों ने इसके अंदर समीशन f ओवर x की वैल्यू पुट करनी है, डिवाइड करना है 120 के साथ। हमारे पास यहाँ x बार का आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने x बार के आंसर को x में से x बार के आंसर को माइनस करना है, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। उस वैल्यूज़ को हम लोग ले लेंगे मोड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू होगी माइनस में, नेगेटिव में, तो इस मोड में जाने के बाद हो जाएगी एज इट इज़ पॉजिटिव। और उसके बाद हम लोगों ने इस वाले कॉलम को f से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास f x माइनस एक्स बार का कॉलम आ जाएगा। तो चलिए अब हम इन सब कॉलम्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने अपना कॉलम पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये सब वैल्यूज़ को जब हम लोगों ने पुट किया, हमारे पास x बार जो कि हम लोगों ने मीन फाइंड आउट किया, हमारे पास आंसर है 46.167 मार्क्स। हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्स जो कि एग्जामिनेशन मार्क्स का जो यूनिट था हम लोगों ने वो मेंशन किया। जब इस समीशन एफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समीशन एफ की वैल्यू को जब हमने पुट किया, हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर आ गया 11.278, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर दिए 11.28 मार्क्स के। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.6 का पार्ट बी का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4.4 से लेकर 4.6 तक के पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।